नमस्कार। आज क्लास 9th में कल के चैप्टर को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था चाल क्या होती है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इनके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे और हम लोगों को आज पढ़ना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। गति का ग्राफीय प्रदर्शन मतलब ग्राफ के माध्यम से गति की चीजों को, गति से संबंधित चीजों को आप कैसे प्रदर्शित करोगे। ठीक है, कई सारे ग्राफ्स होते हैं जिनमें से पहला ग्राफ हमने उठाया हुआ है दूरी समय ग्राफ। मतलब ऐसा ग्राफ जो दूरी और समय के मध्य बने, ऐसा ग्राफ जो दूरी और समय के बीच बने उसको दूरी समय ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, दूरी मतलब डिस्टेंस हो गई और समय मतलब टाइम, dt ग्राफ हो गया। राइट। तो हमेशा हमें यह देखना पड़ता है कि एक चीज या एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के सापेक्ष कार्य कर रही है, तो वह क्वांटिटी है क्या। क्या दूरी समय के सापेक्ष कार्य करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। समय के सापेक्ष दूरी कार्य करेगा। राइट, ठीक है ना। कैसे? जैसे 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय की, ये बोला जाएगा। तो समय के हिसाब से दूरी की चर्चा की जाएगी। तो जिसके सापेक्ष होता है वो आधार पे आता है, मतलब एक्स अक्ष वाली लाइन, ये एक्स अक्ष वाली लाइन। तो ये हो गई समय, और ये जो वाई अक्ष वाली लाइन हो गई, ये हो गई आपकी दूरी। ठीक है, दूरी, समय। अब इसके अंदर जो भी हम बनाएंगे, ठीक है, वह दूरी समय ग्राफ के अंतर्गत बनेगा। अब हम क्या बना रहे हैं इसके अंदर, जो भी लाइन बनती है, जैसे मान लीजिए मैं कुछ कंडीशंस बनाए दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के द्वारा, पहले एग्जाम्पल यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे समय और यहाँ पे मैंने लिख दिया दूरी। मैंने लिखा 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी चली, फिर 6वें सेकंड में 15 मीटर, 7 सेकंड बाद 20 मीटर, 8 सेकंड बाद 25 मीटर। कुछ इस तरीके से मैंने टाइम को लिख दिया। तो आप देखिए जरा, ये मैंने लिखे समय, ये समय हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट, 1 2 3, समझ जाइए आप उसी तरीके से। और ये हो गया 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर। मतलब दूरी जो हो गई इन मीटर्स, एंड टाइम जो है वो सेकंड में है। राइट। तो 5 सेकंड में 10 मीटर की दूरी, मतलब 5 सेकंड, मतलब एक्स अक्ष पे समय जो है 5 सेकंड, तो 3 4 5, 5 सेकंड ये, और 10 चले, 10 चले मतलब ये वाला पॉइंट आ गया। फिर 6वें सेकंड में 15 मीटर, तो 6वां सेकंड ये है, इस पे 15 मीटर चलना है, तो ये पॉइंट आ गया यहाँ। 7वें सेकंड पे 20 मीटर, तो 7वें सेकंड पे 20 मीटर कुछ यहाँ। 8वें सेकंड पे 25 मीटर, तो वो कुछ यहाँ। मतलब ये एक रेखा आ रही है। राइट। तो ये जो रेखा जो कि दूरी और समय के बीच में बनती है, उस रेखा, वह रेखा भी प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? कल के फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए। वह कौन सा फॉर्मूला होता है जो दूरी और समय के साथ संबंध रखता है? कौन सा फॉर्मूला होता है? वह फॉर्मूला होता है चाल का। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। मतलब दूरी और समय के बीच में जो रिलेशन होता है वो किसका रिलेशन होता है? वो चाल का रिलेशन होता है। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये लाइन हमें क्या बता रही है? ये हमें चाल के बारे में बता रही है। मतलब दूरी समय ग्राफ में बनाई जाने वाली रेखा चाल को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? चाल को। अब जब भी सीधी रेखा हो, अब वो सीधी रेखा कैसी भी हो सकती है। कैसे हो सकती है? ध्यान दीजिएगा, ये सीधी रेखा ऐसी भी हो सकती है। ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस। राइट, ये ऐसी भी रेखा हो सकती है। ये हो गया टाइम और ये हो गया डिस्टेंस।
ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, राइट। ये आपका है टी फॉर टाइम और ये डी, डी टी ग्राफ हो गया ये। अब ध्यान दीजिएगा, ये सीधी रेखा है, ये भी सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, ये भी सीधी रेखा, लेकिन ये रेखा सीधी नहीं है। तो जब सीधी रेखा किसमें, डीटी ग्राफ में, अगर रेखा अंदर जो रेखा बनेगी वो सीधी होगी, स्ट्रेट होगी, तो उसका मतलब है एक समान चाल, राइट। अगर सीधी रेखा है तो उसका मतलब क्या है, एक समान चाल, मतलब कोई भी गति करने वाला पिंड एक समान चाल से गतिमान है, राइट। एक समान चाल से, एक समान चाल का मतलब है जितनी दूरी उसने तय की उस पूरी दूरी में उसकी चाल जो है वो समान है, बदली नहीं, ठीक है। तो इनसे हमें क्या कंक्लूजन निकलेगा, ये भी तो हमें कंक्लूड कर रहे हैं ना, यस। तो पहला, ये जो चाल है ऊपर की ओर, तो ये एक समान चाल, तो क्या बोलेंगे, समान चाल से दूर जाती वस्तु, वस्तु कहां जा रही है, दूर जा रही ना, कैसे दूर जा रही, क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वस्तु की दूरी भी तो बढ़ रही है, 25 मीटर दूर हो गई, पहले 5 मीटर दूर थी, 25 मीटर दूर, राइट, ऊपर की ओर है। ये भी समान चाल है, स्ट्रेट लाइन है ना, लेकिन खुद सोचो, यहां और यहां की दूरी घट रही ना, तो इसको क्या बोलेंगे, समान चाल से पास आती वस्तु, वस्तु की जगह हम पिंड का यूज कर रहे थे, राइट। फिजिक्स का वर्ड है पिंड, ऑब्जेक्ट, जो गतिमान ऑब्जेक्ट है, राइट। वस्तु भी कह देंगे तो भी सही होगा। अब इस केस में देखिएगा, इस केस में ये है वस्तु। अब सोचिएगा, ये जो दूरी थी, क्या ये दूरी चेंज हुई, नहीं। आप इसमें देखिएगा, दूरी यहां 10 थी, फिर 15, और इस पूरी लाइन में हर पॉइंट पे दूरी बदल रही है, राइट। लेकिन क्या इस पॉइंट पे भी दूरी बदल रही है, देखो इस पॉइंट पे ये दूरी है, इस पॉइंट पे ये दूरी, इस पॉइंट दूरी बदल रही, लेकिन इस पॉइंट पे तो दूरी बदल ही नहीं रही, यहां से यहां तक तो दूरी समान है। जब दूरी समान है तो इस पॉइंट पे क्या बोलेंगे, समय बढ़ रहा है और वस्तु वही है, ये बोर्ड वही है, अभी भी वही है, 2 सेकंड के बाद भी वही है, 5 सेकंड के बाद भी वही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वस्तु गति नहीं कर रही है, ये कैसी वस्तु है, स्थिर वस्तु। अब जरा इसको देखिए, इसमें क्या फिक्स है, इसमें समय फिक्स है, समय नहीं बदल रहा, देखो इसमें समय बदल रहा है, इस पॉइंट पे ये है समय, इस पॉइंट पे ये समय, इस पॉइंट पे समय बदल रहा है, देखो यहां से नीचे जाओगे ये समय अलग है, इस पॉइंट से नीचे जाओगे ये समय अलग है, इस पॉइंट से नीचे जाओगे समय अलग है, इस पॉइंट से नीचे जाओगे तो समय अलग, इसमें भी समय अलग, लेकिन इसमें समय सेम। अब सोचिए, उसी समय में वस्तु यहां थी पास में और उसी समय इतने दूर, मतलब ये क्या है, ये हो गई अनंत चाल से गतिशील पिंड हो गया ये, जो कि संभव नहीं है, ठीक है। समान चाल से मतलब इसी क्षण कोई वस्तु यहां है और इसी क्षण दिल्ली पहुंच जाएगा, क्या नहीं पहुंचेगा, ये संभव नहीं है। अब ये देखिए, ये सीधी लाइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये तलवार की जो नोक ऐसी होती है ना, वैसी बनी हुई है, ये कर्व है, ये रेखा जो कर्व रेखा है, तो यहां पे क्या कह सकते हैं हम लोग, एक समान चाल नहीं है, तो असमान चाल, यहां चाल भी असमान है, यहां पे भी असमान चाल, लेकिन अंतर है, देखो इसमें क्या है, अचानक से बढ़ गई चाल, देखो ऊपर की ओर हो गया, तो ये क्या हुआ है, बढ़ती हुई चाल, चाल क्या है यहां पे, चाल में वृद्धि हो रही है, और यहां पे देखो नीचे की ओर आ रहा है, मतलब चाल में
कमी, घट रही है चाल। और मैंने आपको कल बताया था कि चाल को बढ़ाने वाला कारक क्या होता है, कौन सी चीज स्पीड को बढ़ा देता है, कौन सी चीज स्पीड को कम कर देता है, उसको बोलते हैं त्वरण। मतलब यहाँ त्वरण कार्य कर रहा है, इन सब में त्वरण था शून्य, यहाँ त्वरण शून्य है, तभी तो समान चाल हुई। इसमें भी त्वरण शून्य है, चाल भी शून्य है, इसमें अनंत है चाल, राइट। इसमें भी त्वरण जो है वो शून्य है, क्योंकि एक समान चाल है, इसमें समान चाल नहीं है, असमान चाल है, राइट। तो ये जो था, ये था दूरी समय ग्राफ। और दूरी समय ग्राफ हमें क्या बताता है, दूरी समय ग्राफ के अंदर खींची जाने वाली जो रेखा है, वह रेखा हमें चाल के बारे में बताती है, राइट। इतने तरीके से ग्राफ होते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको अपनी टेक्स्ट बुक पे नोट कीजिएगा। ऊपर आई बटन पे कल के वीडियोस, पिछले वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहां क्लिक कीजिएगा तो आपको कल के वीडियोस भी वहां पे मिल जाएंगे, अगर आपने मिस कर दिए हुए देखने में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमें ये चाल ज्ञात करनी है कि भाई चाल थी कितनी। तो मैंने पॉइंट मान लीजिए ए, इसको मैंने बी पॉइंट मान लिया, इसको सी मान लिया और उसको डी मान लिया, राइट। और हमें चाल निकालना है कि भाई चाल है कितनी, ठीक है, राइट, ठीक है। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आप दूरी मीटर में है, अगर आप चाहोगे तो डिस्टेंस की जगह पे एस का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे एस जो है वो सेकंड वाला नहीं है, एस का मतलब है आप कह सकते हो डिस्टेंस के लिए हमने एस का यूज किया, राइट। दूरी के लिए हमने एस का उपयोग किया। तो एस टी ग्राफ भी बोल सकते हैं या डी टी ग्राफ भी बोल सकते हैं, दोनों ही सही हैं, गलत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये प्राइमरी पॉइंट था, प्राथमिक बिंदु, जब वस्तु ने चलना शुरू किया था, तो ये पॉइंट था। और जब वस्तु अपनी इस गंतव्य स्थिति पर पहुंच गई तो ये पॉइंट हो गया फाइनल पॉइंट। और फाइनल पॉइंट हो गया ये, फाइनल पॉइंट हो गया ये, फाइनल पॉइंट हो गया ये, राइट। तो अगर हम यहां पे बात करें तो इस टाइम को, जो प्रारंभिक समय था उसको मैंने t1 लिख दिया, और जो सबसे अंतिम समय है उसको t2 लिख दिया। ऐसे ही जो दूरी थी, प्राइमरी जो दूरी, प्राथमिक दूरी थी, उसको मैंने s1 लिखा, और ये जो फाइनल दूरी थी इसको मैंने s2 लिखा, ठीक है, क्लियर। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अब कितनी दूरी चली ये तो पता नहीं, तो कितनी दूरी, जो अंतिम दूरी है, अंतिम दूरी होती है s2 माइनस प्रारंभिक दूरी, इनको घटा देंगे, बटे समय क्या है, जो अंतिम समय है t2 माइनस जो प्रारंभिक समय है उसको सपरेट कर देंगे, तो इस तरीके से आपकी चाल निकल आएगी। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, v बराबर क्या, डेल्टा s बटे डेल्टा t, मीटर पर सेकेंड। ये हो गई आपकी चाल। चाल इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए मान लीजिए इसी क्वेश्चन की अगर हमें चाल निकालनी होती तो हम क्या करते, तो देखिए सबसे पहले हम, जो हमें डाटा दिया गया है उस गिवन डाटा को हम लोग नोट करेंगे। t1 की वैल्यू देखिए क्या है, 5 सेकेंड, t2 की वैल्यू है 8 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद s2 की वैल्यू क्या है, देखिए कितनी है s2 की वैल्यू, अंतिम दूरी 25 मीटर, और s1 की वैल्यू कितनी है 10 मीटर, राइट। तो हम लोग को निकालनी है ये चाल, तो हम लोगों ने चाल v बराबर, तो फॉर्मूला रखेंगे s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, वैल्यू रखेंगे s2 कितना है, s2 है 25, s1 कितना है 10 मीटर, t2 कितना है, t2 है 8 सेकेंड, t1 कितना है 5 सेकेंड, घटाया 25 में से 10 गया 15 मीटर, और 8 में से 5 गया कितना बचेगा 3 सेकेंड, टी 5 15, तो चाल कितनी हो गई 5 मीटर प्रति सेकेंड, पूरी चाल, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इस ग्राफ की मदद से, दूरी समय ग्राफ की मदद से चाल को कंसीडर करते हैं।
क्लियर। अब हम दूसरे ग्राफ की ओर बढ़ते हैं। दूसरा है वेग समय ग्राफ, वीटी ग्राफ। वेग समय ग्राफ, यह है वीटी ग्राफ। अब ये क्या है वीटी ग्राफ? सिंपल सी बात है, जैसे हमने पहले बताया था कि दूरी समय ग्राफ बताया था, उसने बताया था दूरी और समय के बीच में जो ग्राफ बनता है वो दूरी समय ग्राफ। तो ऐसे ही वेग और समय के बीच में जो ग्राफ बनता है वो वेग समय ग्राफ। ठीक है, वीटी ग्राफ। ये हो गया वेग और ये हो गया समय। ये है समय, ये है वेग, राइट। और जैसे मैंने बताया था कि दूरी समय ग्राफ मतलब दूरी समय के रिलेशन क्या होता है, चाल, वो उसके अंदर खींची जाने वाली रेखा चाल को बताती है। तो ऐसे ही वेग समय ग्राफ में खींची जाने वाली जो रेखा है वो किसको बताएगी, वेग और समय के रिलेशन को। कल मैंने बताया था वेग और समय में कौन सा रिलेशन होता है, वेग और समय में कौन सा रिलेशन होता है, त्वरण। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, राइट। तो इसके अंदर जो रेखा खींचेंगे वो हमें क्या बताएगी, वो हमें त्वरण के बारे में बताएगी, राइट, त्वरण के बारे में बताएगी। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मैंने लिखा 1 सेकेंड में वेग है 5 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड में हो गया वेग 10 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड में वेग हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड में वेग हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में वेग हो गया 15 मीटर पर सेकेंड, राइट। और 6 सेकेंड में वेग हो गया 0। वेग कितना हो गया, 0। देखते हैं, समय मैंने नोट किया, ये समय सेकंड में है तो ये हो गया 1, इसको मैंने 2 मान लिया, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6। और इस ग्राफ में 5 से लेके 20 तक सबसे बड़ी वैल्यू 20 दी गई है तो मैंने इसको 5 लिखा, इसको 10, 15, 20 और 25 तक मैंने इसको बना लिया, राइट। अब हमने इसको डिनोट किया, 1 सेकेंड 5, 1 सेकेंड 5 मतलब ये पॉइंट, 2 सेकेंड 10, 2 सेकेंड में 10 तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, 3 सेकेंड में भी 10 तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, 4 सेकेंड में है 20 तो 4 सेकेंड में 20 मतलब ये वाला पॉइंट, फिर 5वें सेकेंड में 15, 5वें सेकेंड में 15 मतलब ये वाला पॉइंट, और 6वें सेकेंड में 0 मतलब ये पॉइंट। ठीक है, सबको मिला दिया मैंने। तो देखो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया और इसको यहां मिलाया। इन पॉइंट्स को मैंने लिखा ए बी, इसको सी लिखा, इसको डी लिखा, इसको ई लिखा और इसको एफ लिखा। क्लियर, ठीक है। अब जरा समझते हैं हम लोग। मैंने जैसे पिछले वीडियो में आप मतलब पिछले वीडियो नहीं, इसी के पहले बताया था आपको कि ये सीधी रेखा अगर आएगी, कोई भी सीधी रेखा स्ट्रेट लाइन, तो वह स्ट्रेट लाइन क्या बता दी है, एक समान वेग को या एक समान चाल को। ठीक है, तो यहां पे भी अगर सीधी रेखा आएगी तो ये क्या बताएगी, ये बताएगी एक समान त्वरण को। और जब समान त्वरण लगता है तो वेग बढ़ता है, जब त्वरण समान होता है तो वेग बढ़ता है, राइट। क्लियर, अगर त्वरण लगेगा किसी गतिमान वस्तु में, त्वरण कार्य करेगा तो वेग में वृद्धि होगी। ठीक है, मंदन कार्य करेगा मतलब ऋणात्मक त्वरण कार्य करेगा तो वेग में कमी होगी। ठीक है, और अगर त्वरण शून्य कार्य करेगा तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप ध्यान दीजिएगा, इस ए से बी तक देखो समय बढ़ा तो वेग भी तो बढ़ गया, 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा वेग में वृद्धि। तो वेग में वृद्धि कब होती है, जब त्वरण कार्य करता है, मतलब यहां पे एक समान त्वरण कार्य किया। अब देखिए बी से सी, समय तो बढ़ा लेकिन वेग नहीं बढ़ा, वेग वही रहा 10 मीटर प्रति सेकेंड बी पे भी और सी पे भी। तो इसका मतलब क्या हुआ, वेग में जब वृद्धि नहीं हुई, वेग में जब वृद्धि नहीं हुई तो क्या बोलेंगे, यहां पे त्वरण शून्य रहा। यहां पे भी वेग में वृद्धि हुई,
यहाँ पे देखो वेग में वृद्धि हुई ना, यहाँ पे वेग में कमी हुई। क्यों कमी हुई? क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे पहले डी पॉइंट पे वेग था 20 और ई पॉइंट पे हो गया 15, तो वेग घटा ना। तो वेग कब घटेगा? जब मंदन कार्य करेगा या ऋणात्मक त्वरण कार्य करेगा। ऐसे ही ई से एफ में भी ऋणात्मक त्वरण ने कार्य किया, और ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं? मंदन। ठीक है, अब मान लो अगर हमें त्वरण निकालना हुआ, ठीक है, त्वरण निकालना हो तो एक रेखा के लिए ही त्वरण निकलेगा। ये नहीं कि आप ए से एफ तक के लिए त्वरण निकालोगे, नहीं, क्योंकि इधर से इधर तक अलग त्वरण कार्य किया, इधर से इधर, तो सभी जितने भी मोड मिल जाएंगे उन सभी जगहों पे अलग अलग त्वरण कार्य करेगा। तो ए से बी का अच्छा हम त्वरण निकालेंगे। त्वरण बराबर होता है, पहले फॉर्मूला, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतर। ठीक है, वेग परिवर्तन मतलब v2 माइनस v1, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, बटे समय परिवर्तन मतलब t2 माइनस t1। तो v2 ये होता है त्वरण का फॉर्मूला यहां के लिए। अब हमें वेग निकालना, मान लीजिए a से b तक के बीच में त्वरण क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। तो देखो v2 अंतिम वेग मतलब v पे अंतिम वेग कितना था 10, माइनस a पे कितना है 5, बटे समय इस पे क्या है 2, माइनस इस पे क्या है 1। तो a बराबर 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 1 गया 1। ये मात्रक था मीटर प्रति सेकंड, और इसका मात्रक, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और समय का मात्रक होता है सेकंड, राइट। तो बटे सेकंड ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, a बराबर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए पॉजिटिव आया ना, तो त्वरण कार्य किया, मतलब यहां से यहां तक 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण। इसका मतलब क्या है कि प्रति सेकंड वेग में 5 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि हो गई। ठीक है, क्लियर। अब अगर हम बी से सी के बीच में निकालेंगे यही बात, b2c के लिए एक्सेलरेशन फॉर्मूला v2 माइनस v1। तो सी पॉइंट पे वेग कितना है 10 और बी पॉइंट पे वेग कितना है 10, बटे सी पॉइंट पे समय 3, बी पॉइंट पे समय 2, तो 10 में से 10 गया 0 बटे 1, बराबर क्या हुआ 0 ही आया कि नहीं। तो त्वरण 0, त्वरण 0 मतलब त्वरण कार्य नहीं किया, त्वरण कार्य नहीं किया तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए तो ये लाइन आई। यहाँ पे भी बढ़ता हुआ वेग, एक मंदन के लिए देख लिया, इस पॉइंट के लिए देख लेते हैं, इस पॉइंट के लिए। चलिए ई से एफ देख लेते हैं। ई टू एफ में हमने त्वरण निकालना है, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ई पॉइंट के लिए 1 होता है और एफ के लिए 2, ठीक है, प्रारंभिक अंतिम। तो v2, v2 का मतलब f पॉइंट पे v समय कितना है, ये तो 0 है, तो 0 माइनस v1 ई पॉइंट पे कितना है 15 है, बटे t2 कितना है, ये 6 है f पे, और e पे कितना है 5। तो a बराबर क्या हुआ माइनस के 5 बटे 1, मतलब माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, त्वरण कैसा आ गया है ऋणात्मक। तो ऋणात्मक त्वरण कब आएगा, जब ये रेखा होगी, मतलब आप ग्राफ में देखिए, अगर ये रेखा, ये वेग समय ग्राफ हो और ऐसी रेखा हो, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन बताएगा, धनात्मक त्वरण, मतलब वेग में वृद्धि हो रही है। अगर ये रेखा है तो ये कितना होगा 0 होगा, त्वरण 0 मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर ये रेखा अगर आपको दिखाई देगी तो ऋणात्मक त्वरण होगा, मंदन मतलब वेग घट रहा है, ठीक है। अब वेग समय ग्राफ से हम त्वरण तो निकालते ही हैं, साथ में एक चीज और निकालते हैं, वह चीज भी समझते हैं। मैं दो अलग अलग ग्राफ बना ले रहा हूं, ये समय के लिए है, ये 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, ठीक है। ये हो गया समय किसमें, सेकेंड में, राइट। और ये हो गया वेग किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में, राइट।
तो ये वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकेंड, ये 20, ये 30, 40, ये 50, राइट। अब हमने पॉइंट मान लिया कि दो केस मान लिए। एक केस ऐसे मान लिया कि जब 5 सेकेंड का समय था तो वेग था 30 मीटर, और दूसरा जब 20 सेकेंड का समय भी हुआ तब भी वेग हो गया 30 मीटर। तो एक केस ये, दूसरा इस चित्र के लिए हम वेग माने ले रहे हैं क्या, कि जब 5 सेकेंड था, अलग से लिख के ले रहा हूं मैं इसके लिए, समय जो है वो है 5 सेकेंड और वेग जो है 10 मीटर पर सेकेंड। फिर समय हमने मान लिया 10 में हो गया ये 20 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने मान लिया 15 में ये 20 मीटर पर सेकेंड। फिर मैंने 20 में मान लिया ये हो गया कितना, 0 मान लिया। ठीक है, काम हो गया। ये भी 5, 10, 15, 20, 25, ये 10, थोड़ा और 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, ये हो गया v मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और ये हो गया t सेकेंड में। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। 5 मीटर में वेग है 30 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड में, सॉरी। तो 5 सेकेंड में वेग है 30 मीटर प्रति सेकेंड ये, और 20 सेकेंड में भी 30 ही मीटर प्रति सेकेंड है, तो 20 सेकेंड में भी 30 मीटर प्रति सेकेंड। ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया v, ये हो गया, राइट। इस केस में 5 में 10, तो 5 में हो गया 10, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर 10 में 20, तो 10 में हो गया 20, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर 15 में 20, तो 15 में 20, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर 20 में 0, तो 20 जैसे ही बढ़े 0, तो ये 4 पॉइंट आए, 1, 2, ऐसे। क्लियर। तो इसको मैंने लिखा ए पॉइंट, इसको मैंने लिखा बी, इसको लिखा सी, और इसको लिख दिया मैंने डी। अब देखिए, अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, ये भी वेग समय ग्राफ है, और वेग समय ग्राफ में जो सीधी रेखा होती है, वो सीधी रेखा, जो ऐसी रेखा हो जो एक्स अक्ष के समांतर हो, तो वह रेखा बताती है कि वेग जो है वो शून्य है, सॉरी, वेग जो है वो फिक्स है, नियत है, त्वरण शून्य है। और यहाँ पे ये जो रेखा बताएगी, ये ऋणात्मक त्वरण मतलब मंदन के बारे में, यहाँ बताएगी वेग है नियत, त्वरण है 0, और यहाँ पे वेग कार्य कर रहा है, मतलब वेग बढ़ रहा है। कब बढ़ रहा है, क्योंकि त्वरण यहाँ पे लग रहा है, धनात्मक त्वरण लग रहा है। तो ये ग्राफ हमें और क्या इंफॉर्मेशन देगा, ये ग्राफ हमें चली गई दूरी, इस समय में चली गई दूरी को बताएगा। तो कैसे बताएगा, तो ये ग्राफ जो रेखा बनाएगी, वह रेखा और एक्स अक्ष, वह रेखा और एक्स अक्ष, इन दोनों से घिरा क्षेत्र। ठीक है, तो कैसे क्षेत्र, देखो ए से मैंने लंब लाइन खींची ये, और बी से भी मैंने ये लाइन खींची ये। ठीक है, ये क्षेत्र जो है, इसको मैंने सी मान लिया और इसको मैंने डी मान लिया। ठीक है, यहां पे कितनी दूरी चली, तो यहां से ए से चलना शुरू किया, तो ए से मैंने नीचे लाइन खींच दी, डी तो ऑलरेडी टच कर रहा है। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये पूरा एरिया, तो इसको मैंने ई मान लिया। तो अगर हम बात करेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल, तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा ए से बी में चली दूरी, और यहां पे ए बी सी डी ई ए का क्षेत्रफल, ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा ए से डी में चली दूरी। ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे तो दूरी बताएगा। तो देखो, ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये आपको
क्या दिखाई दे रहा है, एक आयत का रूप दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ए बी गुणे ए डी। ठीक है, यहां पे आप कंफर्म नहीं है ना कौन सा है, तो हमने क्या किया, इसको देखो ये लाइन भी मैंने खींच दी, ये लाइन भी खींच दी। ठीक है, इसको एफ मान लिया और उसको जी मान लिया। देखिए यहाँ पे हमें 3 चित्र मिल गए, 1 2 3, राइट, हरी बात समझ में। तो इस क्षेत्रफल को हम कैसे निकालेंगे, हम 3 चीजों का क्षेत्रफल निकालेंगे, राइट। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए, देखो मैंने इसको भी मिला दिया, इसको मैंने जी मान लिया, तो 1 2 3 4, 4 चीजों के क्षेत्रफल, मतलब इस पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा। कौन कौन से चीज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज ए बी जी का क्षेत्रफल, प्लस ये ए ई एफ जी का क्षेत्रफल, प्लस बी सी जी एफ का क्षेत्रफल, प्लस त्रिभुज सी जी डी का क्षेत्रफल। इन सब का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा रिक्वायर्ड निकल आएगा। ठीक है, चलो हम इस सवाल को लगा लेते हैं। तो ए बी की का जो दूरी है वो कितनी है, यहां से यहां तक की दूरी खुद देखो, 5 से लेके 20 तक की दूरी कितनी होगी, 5 10 15, तो ये हो गया 15, गुणे इधर से इधर तक की दूरी 30 है, तो 15 थी 45, 450 मीटर, 450 मीटर, राइट। तो ये आ गया क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आ गई, ये आ गई दूरी, ए से बी तक चली गई दूरी। इसके लिए अगर आप निकालोगे तो एबीजी का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, आधार कितना है ए से जी, गुणे ऊंचाई कितनी है बी से जी, प्लस इसका क्षेत्रफल, ये क्या है आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा ए जी गुणे ए ई, प्लस ये भी आयत है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा बी सी गुणे बी एफ, प्लस इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार क्या है जी डी और ऊंचाई क्या है सी जी। ठीक है, इसको मैं ऊपर लगा रहा हूं यहां पे, तो इसका क्षेत्रफल मैं पूरा लिखे ले रहा हूं, 1/2 गुणे ए जी गुणे बी जी, प्लस ए जी गुणे ए ई, प्लस बी सी गुणे बी एफ, प्लस 1/2 जी डी गुणे सी जी। चलिए वैल्यू रखते हैं 1/2 ए जी, ए से जी इधर से इधर तक कितना है, 5 से 10 के बीच में दूरी कितनी होगी 5, गुणे बी जी, देखो बी से जी, देखो इससे इधर तक की दूरी देखो 5 10, तो ये 10 हो गया, प्लस ए जी, ए से जी 5, गुणे ए ई, ए ई, ए ई ये दूरी इधर से इधर तक की देखो कितनी हो गई 10 है ना, 10, प्लस बी सी, बी से सी देखो कितना है 5, गुणे बी एफ, देखो बी से एफ यहां से यहां तक कितना है 20 है, प्लस 1/2 जी डी, जी डी कितना है 5 है, क्यों, क्योंकि ये 15 से 20 5 ही तो हुआ, और यहां से यहां तक कितना हुआ 20, तो गुणे हमने 20 कर दिया, तो 2 से ये 10 कटेगा, 2 पंचे 10, और 2 से ये 20 कटेगा 10 बार, तो क्या हो गया 5 25, प्लस देखो 10 पना 50, प्लस 20 पंचे 100, प्लस 10 पना 50, तो देखिए 50 50 100 और 100 200, 200 और 25 जुड़ेगा तो क्या होगा 225 मीटर, कितनी दूरी चली 225 मीटर। तो इस तरीके से वेग समय ग्राफ से हम लोग चली गई दूरी भी निकाल लेते हैं। कैसे दूरी निकालेंगे, यहाँ पे कॉमन जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो 2 फॉर्मूला ही, 3 फॉर्मूला बनेंगे आपके। पहला केस, या तो आपका आयत बनेगा, तो आयत आप जानते हो लंबाई गुणे चौड़ाई, या आपका बनेगा त्रिभुज। दूसरा केस क्या है, या तो आपका बनेगा त्रिभुज, चाहे वो ऐसे कोई भी आकृति का त्रिभुज हो, वो समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस एयर का मतलब है, ए आर का मतलब अगर पहले ए आर लिख दो तो क्षेत्रफल होता है, तो उसका क्षेत्रफल 1/2
गुणे आधार गुणे ऊंचाई। एक और सूत्र यूज किया जा सकता है, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज होता है 1/2 गुणे समांतर भुजा का योग गुणे उनके बीच की दूरी। अब समलंब चतुर्भुज कैसे, इसी चित्र को देखो, देखो मैंने त्रिभुज को हटा दिया, अभी ये जो बन रहा है ये समलंब चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ये, तो ये समलंब चतुर्भुज हो गया। तो इस समलंब हमने क्या किया कि इसको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया और आयत का निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया। अगर हम दोनों को अलग अलग नहीं करते, सीधे सीधे निकालते तो भी वही आता। चलो देखते हैं हम लोग, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इसी फॉर्मूला में अगर रखेंगे तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग, ये और ये समांतर भुजा है, ये भुजा कितनी है इधर से इधर तक है 10, प्लस ये कितनी है 20, तो गुणे उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी हुई 5, तो ये 1/2 गुणे 20 और 10 कितने हुए 30 गुणे 5, ये 15 बार, 15 पना कितना आया 75। तो देखो इन दोनों का योग 75 आया, देखो इन दोनों का योग 75, देखो 75 आया ना। तो हम इस तरीके से, तो ये सूत्र का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से मुझे पता चल जाता है कि आपको पसंद आया हुआ है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है। जो भी आपको डाउट्स हो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जरूरतमंदों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। नमस्कार।